Yes, my dear students, very good morning to all of you in your bio academic and spiritual science classes. डियर स्टूडेंट्स, आज आपके बीच में आते हुए मुझे विशेष खुशी इस बात की मिल रही है कि आज हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन, नवरात्र का प्रथम दिन, और आज इस प्रथम दिन में मैं नए सत्र का प्रथम वीडियो क्लास 12th बायोलॉजी का पहला लेसन आपको इस चैनल के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और उम्मीद है इसे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ईमानदारी के साथ नोट्स बना करके आने वाले सत्र की तैयारी करेंगे। यस, थैंक्स। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव। तो हमारे इस नए चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। एक्चुअली ये जो पहला लेसन है ये यूपी बोर्ड के द्वारा डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, लेकिन नीट में ये है। हमारा जो पहला लेसन है यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग टू, वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए लेसन फर्स्ट के कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ फैक्ट्स को जानना अति आवश्यक है। इसीलिए मैं लेसन की शुरुआत रिप्रोडक्शन से कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम इस शब्द पे फोकस करें, रिप्रोडक्शन। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश का रूल है कि रिप्रोडक्शन का मतलब यह है कि प्रोडक्शन के बाद पुनः प्रोडक्शन, हिंदी में इसको प्रजनन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब है कि रिप्रोडक्शन से पहले ही कोई प्रोडक्शन हो चुका है, उस प्रोडक्शन का फिर से प्रोडक्शन करना रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तो यह कॉन्सेप्ट क्या है इस दोनों के बीच में, यानी रिप्रोडक्शन से पहले प्रोडक्शन वर्ड होना चाहिए। अब इसमें लॉजिक क्या है प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन का, तो यहां आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। कंफ्यूज मत होइए। आप लेसन 1 जब आप सेल पढ़ रहे थे, क्लास 11th में जब आप सेल पढ़ रहे थे, तो सेल में आपने सेल थियरी तो पढ़ा होगा ना, याद आ रहा है? तो सेल थियरी में आपने रुडोल्फ विर्चो का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? रुडोल्फ विर्चो का कॉन्सेप्ट था कि एनी लिविंग थिंग इन दिस नेचर इज ऑलवेज रिप्रोड्यूसेस बाय एनी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस धरती पर, इस जीव जगत में किसी भी जीव कोशिका की उत्पत्ति, माने उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी जीव कोशिका से ही होती है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये कंसेप्ट याद आ रहा है? बस इसीलिए कहने का मतलब, इस रिप्रोडक्शन, कोई सेल, कोई जीव कोशिका, किसी भी जीव कोशिका में हम लोग पुनः उत्पादन की प्रक्रिया को पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रश्न हुआ कि इस जीव कोशिका का उत्पादन कैसे हुआ होगा? पहले से उपस्थित किसी जीव कोशिका के द्वारा, यानी पहले वो प्रोड्यूस हुई होगी, पहले उसका प्रोडक्शन हुआ होगा, अब वो फिर से रिप्रोड्यूस हो रही है, तो कैसे कैसे होती उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर रुडोल्फ विर्चो का कंसेप्ट आपको याद रखना होगा, यानी कोई सेल जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, कोई भी कोशिका जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग कोई सेल है, उस सेल से जब फिर से उसमें उस सेल के द्वारा किसी नए सेल का प्रोडक्शन होता है, तो वही क्या हो जाएगी? वो क्या होगी? डॉटर सेल। जो डॉटर सेल बनेगी, यही डॉटर सेल क्या कहलाती हैं? ये रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होती हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने दिया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट, यहां रिप्रोडक्शन वर्ड क्यों यूज हुआ, अब ये बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए कि जो कोई सेल या सेल से बना हुआ कोई टिश्यू से बना हुआ कोई आर्गन, या आर्गन से बना हुआ कोई आर्गन सिस्टम जिसकी बॉडी में है, उस इंडिविजुअल
उस लिविंग में फिर से प्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, यानी वो अपने से किसी न्यू इंडिविजुअल को कैसे प्रोड्यूस करती है, इस चीज को पढ़ना है। तो इसको हम रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहेंगे। क्या कहते हैं? हिंदी में यही चीज की प्रजनन कहलाती है। प्रजनन, जनन या प्रजनन। ठीक, अब अगली बात ध्यान देखना है कि इस रिप्रोडक्शन या प्रजनन का कैरेक्टर क्या है। इस चीज को जानने के लिए भी हमें लेसन 11th बायोलॉजी के पहले लेसन में फोकस करना होगा। तब हम रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेन कर सकेंगे या जान सकेंगे। याद आनी चाहिए। आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपको क्लास 11th की मोर ओवर चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी को बेटर समझ सकेंगे और बेटर राइट कर सकेंगे, बेटर गेन कर सकेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आइए कैरेक्टर्स में पहला चीज लिखा गया कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो लाइफ का नॉन स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। व्हाट डू मीन बाय नॉन स्पेसिफिक कैरेक्टर? नॉन स्पेसिफिक कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि यह लाइफ का कैरेक्टर, यह इस धरती पर उत्पन्न सभी जीवों का लक्षण तो है, लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि इस धरती पर उपस्थित सभी जीवों में ये अगर होता तो ये विशिष्ट होता, और नहीं होता है, इसलिए इसको अविशिष्ट लक्षण या नॉन स्पेसिफिक कैरेक्टर कहते हैं। अर्थात इस धरती पर उपस्थित कुछ जीव ऐसे भी हैं जिसमें रिप्रोडक्शन या प्रजनन की क्रिया नहीं होती है, प्रोसेस हो सकती है या नहीं भी होती है। प्रोसेस का मतलब है कि रिजल्ट मिलना चाहिए। अभी हम जब रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देखेंगे तो अगर वो सारे एसेट्स कंप्लीट हो रहे हैं तभी उसको रिप्रोडक्शन कहा जाएगा, और अगर सारे उसके इसेंशियल्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं उस डेफिनेशन के, तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होकर के भी रिप्रोडक्शन नहीं माना जाता है। तो मैं इस बेस पर, परिभाषा के बेस पर कह सकता हूं कि इस धरती पर कुछ जीव हैं जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, नहीं होता है। उसमें से एक है, कौन है? एक है कौन? स्टेराइल ह्यूमन। स्टेराइल ह्यूमन, नपुंसक मानव। आप नहीं सुनते हैं? वो तो गाना आपको सुने होंगे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, वो छक्के। ट्रांसजेंडर्स, वो पूरी बॉडी से कहीं न कहीं से अधूरे होते हैं, जिसकी वजह से वो भी तो इंडिविजुअल हैं, वो भी तो लिविंग्स हैं, वो भी तो जीव हैं, लेकिन उनमें ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस या रिप्रोडक्शन नहीं होती है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के सभी इसेंशियल्स इनके द्वारा पूरे नहीं किए जा पाते, इसलिए इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। दूसरी चीज, म्यूल्स, जिसको आप खच्चर कहते हैं, म्यूल्स में भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। पता है आपको, रिप्रोडक्शन के मम्मी का नाम गदही और पापा का नाम गदहा, डंकी, और मम्मी का नाम हॉर्स, मियर होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उन दोनों के क्रॉस से जो बच्चे पैदा होते हैं वो पुनः उनको म्यूल कहा जाता है, जेब्रा कहा जाता है, खच्चर कहा जाता है, और वो फिर से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस उनमें नहीं होता है, जीव होने के बावजूद भी। तो वो भी क्या होते हैं, उनमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तीसरा जीव है वर्कर बी। वर्कर बी, श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी में भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता है। इसीलिए इस जीव जगत में 3 ऐसे अपवाद हैं जिसमें रिप्रोडक्शन, जीव होते हुए भी उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसीलिए रिप्रोडक्शन को नॉन स्पेसिफिक कैरेक्टर कहा जाता है। ठीक, आइए दूसरे कैरेक्टर पर ध्यान दें। तो ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अगर एक डाटा देखें तो मान लीजिए हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस से 100% एनर्जी मैन्युफैक्चर हो रही है।
इस 100% एनर्जी का जो 50% एनर्जी होता है वो डीएनए के रेप्लिकेशन में कंज्यूम हो जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन यानी एक डीएनए से जो दूसरा डीएनए रिप्रोड्यूस होता है, ध्यान रखिएगा, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस यहीं से शुरू हो जाता है। एक डीएनए से जो दूसरा डीएनए बनता रहता है हमारी बॉडी के सभी सेल में, उसमें लगभग 50% एनर्जी कंज्यूम हो जाती है बॉडी की। ठीक है, अब क्या समझ सकते हैं आप इस चीज को, हम आगे और आपको डिटेल करेंगे। दूसरी चीज 100% 50% यहां गया, इसके बाद रेस्ट 25% एनर्जी आपकी इस रिप्रोडक्शन में कंज्यूम होती है, रिप्रोडक्शन में कंज्यूम हो जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारी बॉडी का मोर ओवर एनर्जी इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम होती है। ठीक, और बची कितनी, शेष बची 25 एनर्जी। यह जो रिमेनिंग 25 एनर्जी होती है ये बॉडी के अदर वाइटल एक्टिविटीज में कंज्यूम होती है। बॉडी में जो अदर रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ये जो तमाम प्रोसेस होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस, उन सब में क्या होती है, ये शेष 25 एनर्जी जो है कंज्यूम होती है। इन 25 इन अदर वाइटल एक्टिविटीज, जो अन्य जैविक क्रियाएं होती हैं उसमें ये रिमेनिंग 25% एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। अब आपको फोकस करना चाहिए, अब आपको ध्यान देना चाहिए, ये जो 25% एनर्जी को कंज्यूम करने वाला ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, अगर इतना हाईली, इतना अधिक एनर्जी कंज्यूम करने वाला प्रोसेस है, ठीक है, तो फिर ये इनसिग्निफिकेंट क्यों है? यस, इस पॉइंट पे ध्यान रखिए, इस पर अभी हम, अगर इतनी जरूरी है तो फिर रिप्रोडक्शन होता क्यों है? जीव में ये इतनी परसेंट एनर्जी कंज्यूम हो जाती है जीव की केवल इस प्रोसेस में, तो जीव इतनी हाई कंज्यूमिंग एनर्जी वाले प्रोसेस को अडॉप्ट क्यों करता है? व्हाई पार्टिसिपेट्स इन रिप्रोडक्शन? इसका उत्तर हम लोग अभी वेट कीजिए, अभी थोड़ी देर बाद देंगे। अब आइए तीसरी इंपॉर्टेंस पर, ये जो रिप्रोडक्शन है ये इनसिग्निफिकेंट ऑफ लिविंग्स, ये लिविंग्स के लिए सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, परम आवश्यक नहीं होता है, आवश्यक है लेकिन परम आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखा गया है ये लिविंग्स भी तो बिना विदाउट रिप्रोडक्शन अपनी पूरी लाइफ एंजॉयफुल, एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन, पूरी लाइफ एंजॉयफुल कंडीशन में क्या करते हैं, पूरे लाइफ स्पान को ये डील कर लेते हैं, जी लेते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर इसके बगैर वो जी लेते हैं तो इसका मतलब इट्स रिप्रोडक्शन इज नॉट सिग्निफिकेंट, मीन्स इनसिग्निफिकेंट टू लिविंग्स, जीव के लिए प्रजनन क्या हुआ, परम आवश्यक नहीं है। तो ये हम लोग इन 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पर यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब इस चीज को हम मिटाएंगे। यदि आप जानना चाहेंगे, माने इनसिग्निफिकेंट मीन्स क्या है कि ये लिविंग्स के लिए हाईली नीडेड नहीं है, अल्टीमेटली नीडेड नहीं है, हाँ नीडेड है। क्यों? उसका उत्तर आपको वहां से मिलेगा जब वाई का आंसर आप पाएंगे। ठीक, ओके। अब अगर आप चाहें तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी जानकारी के लिए अब इसको हम मिटाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब अगली चीज हम लोग देखते हैं, अगली चीज क्या है। अब हम सबसे पहले रिप्रोडक्शन के में कुछ इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स लगाएंगे और उसके द्वारा हम रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत सारी जानकारी को गेन करेंगे। तो पहली चीज हम जानना चाहते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, ये रिप्रोडक्शन क्या है, सबसे पहली चीज हम इसको जानना चाहते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो डिफिनेशन दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल गिव्स राइज टू एन
ऑफ स्प्रिंग्स सिमिलर टू इटसेल्फ। यही डिफिनेशन है, रट्टा मार जाइए। अब इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल गिव्स राइज टू एन ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू इटसेल्फ। अब यहाँ पर इस डिफिनेशन में प्रयोग किए गए बहुत सारे इन सभी शब्दों को हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। तब क्या होगा, हम लोग मोर ओवर रिप्रोडक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट पूरा समझ लेंगे। रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मीन्स ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये मोर ओवर केवल लिविंग्स में होता है। नॉन लिविंग्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। ओके, तो because the events of the process of reproduction occurs only in livings, therefore it is said as biological process. Okay, second thing, process. What do you mean by process? ये किस प्रकार का प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस तो है, लेकिन इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में होता क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या चीजें होती हैं? इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में सेल डिवीजन होता है। लेसन 11 याद कीजिएगा, लेसन 11 का सेल डिवीजन वाला चैप्टर। मैंने कहा था कि सेल डिवीजन एक ऐसा चैप्टर है कि जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आज जरूरत यहाँ भी आ पड़ी। तो कैसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है? ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? सेल डिवीजन का प्रोसेस है। ठीक है, तो सेल डिवीजन का प्रोसेस, तो कहने का मतलब अब इस धरती पर कितने प्रकार के जीव हैं? प्रोकैरियोटिक भी हैं, यूकैरियोटिक भी हैं, डेवलप्ड भी हैं, अनडेवलप्ड भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग सेल डिवीजन को क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे। वो चीजें थोड़ा सा हाईलाइट करने का, कुछ रिमार्क, कुछ याद करने की कोशिश कीजिए। ये जो सेल डिवीजन है ये क्या होती है? एमाइटोटिक, विदाउट क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्मेशन के जो सेल डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्मिक जो सेल डिवीजन होता है वो एमाइटोटिक डिवीजन कहलाता है। माने सेल डिवाइड होने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसमें क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं हुआ। बिना क्रोमोसोम के फॉर्मेशन के पूरा न्यूक्लियस के साथ साथ या विदाउट न्यूक्लियस क्या हुआ, पूरा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट दो इक्वल या अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। डिवाइड होने की वजह से दो अलग अलग इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से सेल डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार से एमाइटोटिक डिवीजन के द्वारा भी क्या होता है? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। किसमें? जनरली मोनेरियंस में, अनडेवलप्ड थैरोफाइट्स में, फंगस में और लिविंग्स में भी, जो प्रिमिटिव स्टेज के होते हैं, अनडेवलप्ड होते हैं। उसमें क्या होता है? एमाइटोटिक टाइप का जो है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, उसमें एमाइटोटिक डिवीजन के द्वारा सेल डिवीजन होगा। तो ये एमाइटोटिक डिवीजन किसमें हो रहा है? जनरली प्रोकैरियोट्स में और अनडेवलप्ड किसमें? थैलोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में भी, और दूसरी चीज फंगस में, फंजाई में। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? ऐसे लिविंग्स जो यूकैरियोटिक होते हैं। तो यूकैरियोटिक में जो सेल डिवीजन होता है, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, उसमें दो प्रकार के डिवीजन होते हैं। एक माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा होता है। माइटोटिक डिवीजन क्या होता है? डिवीजन से पहले सेल में क्रोमैटिन थ्रेड का फॉर्मेशन होगा। क्रोमैटिन थ्रेड माने क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा, और क्रोमोसोम डिवाइड करके क्या करेंगे? इक्वली डिवाइड करके, जितना मदर सेल में क्रोमोसोम होगा, डिवाइड करने के बाद उतने ही डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम होंगे। एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से ये ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और लिविंग्स में
पोरीफेरा, सेलेंटेटा, प्लेटिहेल्मिन्थ, स्केलमेंथिस से लेकर के हायर लिविंग्स में जो है वर्टिब्रेट्स तक, लगभग कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स में भी क्या होता है, इस प्रकार के डिवीजन के द्वारा क्या होता है, उसमें नई इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। अब बेटा ध्यान रखो, इस प्रकार के इंडिविजुअल में एक ही पेरेंट रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसमें होने वाले रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। दूसरा क्या होता है, मेयोटिक डिवीजन के द्वारा, मेयोटिक डिवीजन के द्वारा रिप्रोडक्शन का होना। तो यहां पे जैसे मान लीजिए, इसमें अगर आप समझिए कि ये मदर सेल है, यहां पर क्रोमोसोम क्या है, 2x है, ये मदर सेल है, ये अगर डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाएगी, तो दोनों डॉटर सेल में डिवीजन के बाद भी क्रोमोसोम 2x ही रहेंगे, यानी क्रोमोसोम जो है इक्वल बने रह जाते हैं, ये डॉटर सेल हैं। ठीक है। मेयोटिक डिवीजन में क्या होता है कि वह इंडिविजुअल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें क्या होता है, उसके मदर सेल में जो भी, पहली बात, वो हमेशा डिप्लॉयड मदर सेल, मेयोटिक डिवीजन के द्वारा रिप्रोडक्शन उन्हीं लिविंग्स में होता है जिनकी सेल डिप्लॉयड होती है, पहली कंडीशन। और डिवीजन होने के बाद जब इसमें सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन से क्या होता है, इसमें फर्स्ट स्टेप मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, 2 स्टेप के बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। क्या करते हैं, 4 डॉटर सेल बनेंगे, और चारों डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम नंबर हो जाता है वो हाफ हो जाता है, यानी हेप्लॉइड 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 हेप्लॉइड, और यही गैमिट का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार के जो मियोसिस डिवीजन होते हैं, मियोसिस डिवीजन द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जनरली ये जो रिप्रोडक्शन जो है हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स में ही होता है। ठीक है, लोअर एनिमल्स और प्लांट्स में इस प्रकार का डिवीजन नहीं होता है। तो यहाँ प्रोसेस कहने का मतलब ये था। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें ले लीजिए, क्योंकि इसको भी हम मिटाएंगे। अब बात आई, ये ऐसा प्रोसेस है, और इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल मिटा दूं, ठीक है, एक चांस आपको और मिटा देते हैं। इस प्रकार से आगे देखिए, अब यहां पर इंडिविजुअल वर्ड आया है डिफिनेशन में। तो इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, द लिविंग दैट पार्टिसिपेट्स इन रिप्रोडक्शन। इंडिविजुअल का मतलब वह जीव जो कि प्रजनन क्रिया में भाग ले रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल के बेस पर जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, ये मोनोपेरेंटल, नो यूनिपेरेंटल, एक जन की, एंड बाईपेरेंटल, द्विजन की होता है। इंडिविजुअल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो तो या तो अकेले सिंगल होते हैं, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अगर 2 पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो बाईपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन के द्वारा हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसमें यह रिप्रोडक्शन हमेशा माइटोटिक डिवीजन के द्वारा कंप्लीट होता है। जबकि बाईपेरेंटल रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल होते हैं वो 2 होते हैं, एक मेल नेचर का, एक फीमेल नेचर का, एक मेल स्टैंड, एक फीमेल स्टैंड। दोनों क्या करते हैं, मियोसिस डिवीजन के द्वारा पहले क्या करेंगे, गैमिट फॉर्मेशन करेंगे, फिर वो गैमिट आपस में फ्यूज करते हैं, हेप्लॉइड हो गए, हेप्लॉइड से फिर डिप्लॉइड होगा, फिर डिप्लॉइड डेवलप करके क्या करता है, उस पेरेंट की तरह का ही न्यू पेरेंट का, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम ऑफस्प्रिंग या क्लोन कहेंगे। तो बाईपेरेंटल में हमेशा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं रिजल्टेंटली, जबकि यूनिपेरेंटल का रिजल्ट क्या होता है, क्लोन्स होते हैं। ठीक, आइए अब अगली बात आई, यहां एक अगला शब्द लिखा है गिव्स राइज। यहां गिव्स राइज का मतलब क्या है, गिव्स राइज का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल से किसी नए इंडिविजुअल का जन्म होना, ओरिजिन होना। तो ध्यान रखिएगा,
ये जो गिब्स राइस वर्ड है ये प्रोकैरियोट्स के लिए, यहाँ पर गिब्स राइस का कई शब्द प्रयोग किए जाते हैं रिप्रोडक्शन के बेस पर, पेरेंट के बेस पर, उनके रिजल्ट के बेस पर। यहाँ पे गिब्स राइस वेराई करता है, यानी इसके लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे अगर यहाँ पर क्या होता है, शब्द प्रयोग होगा ओरिजिनेट्स, ओरिजिनेट्स। ये ओरिजिनेट्स किसके लिए ओरिजिनेट्स वर्ड यूज होता है? जनरली प्रोकैरियोट्स के लिए, प्रोकैरियोट्स के लिए ओरिजिनेट्स वर्ड को हम यूज करते हैं। और गिब्स राइस की जगह पर हम ले वर्ड या लेज वर्ड यूज करते हैं। किसके लिए? जो ओविपेरस होते हैं, अंडा पैदा करने वाले जो जीव होते हैं, वो जीव जो ओवम या अंडे को उत्पन्न करते हैं, ओविपेरस। ओविपेरस के लिए ले वर्ड यूज होता है गिब्स राइस की जगह। और जो विविपेरस होते हैं उनके लिए गिब्स राइस की जगह पर गिव बर्थ, गिव्स बर्थ, जन्म देना शब्द का प्रयोग करते हैं। किसमें? विविपेरस के लिए, विविपेरस। ठीक, ओके। अब अगला शब्द आया है इस डेफिनेशन में, ऑफ स्प्रिंग्स। ऑफ स्प्रिंग्स क्या होते हैं? ऑफ स्प्रिंग्स आर जनरली रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन का जब प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस का क्या रिजल्ट निकलता है, उसी रिजल्ट को हम ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ये जब यूनिसेक्सुअल यानी जब यह रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल नेचर का होता है। जब रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल नेचर का होता है उसके लिए हम ऑफस्प्रिंग की जगह क्लोन वर्ड यूज करते हैं। और जब रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल नेचर का होता है, सेक्सुअल नेचर माने बाइपेरेंटल, एसेक्सुअल माने यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल नेचर का होगा तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा, उससे जो संतानें पैदा होंगी, उसके जो डॉटर सेल्स होंगी, उसके जो संतानें होंगी, उसको क्लोन कहेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बाइपेरेंटल होता है, इससे जो संतानें उत्पन्न होती हैं, उसके लिए हम ऑफ स्प्रिंग वर्ड का यूज करते हैं। ऑफ स्प्रिंग्स वर्ड को यूज करते हैं। और ध्यान रखना, बायोटेक्नोलॉजी में हाइब्रिडाइजेशन दो संकर जीवों के संक्रमण से जो नई प्रजाति को उत्पन्न करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से उत्पन्न होने वाली संतानों के लिए हम प्रोजेनी वर्ड को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? प्रोजेनी। तो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते समय आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अगली बात ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड यहां जो है सिमिलर। तो सिमिलरिटी कैसी होती है? सिमिलरिटी भी दो प्रकार की होती है, एग्जैक्ट सिमिलर एंड लाइक सिमिलर। यानी सिमिलरिटी दो प्रकार की होती है। कौन कौन? फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। जीनोटिपिक सिमिलरिटी। फिनोटिपिक सिमिलरिटी क्या है? फिनोटिपिक सिमिलरिटी वो होती है कि अंदर केवल बाहर से देखने पर साइज, शेप, कलर, कॉम्प्लेक्शन जो बाहर से समानता दिखलाई पड़ती है, उसको फिनोटिपिक सिमिलरिटी कहते हैं, ठीक ना। और जीनोटिपिक सिमिलरिटी क्या होती है? फिनोटिपिक सिमिलरिटी भले ही समान ना हो, लेकिन जीनोटिपिक सिमिलरिटी का मतलब कि जिसके ऐसे दो जीव जिसके जीन्स एक दूसरे के बिल्कुल समान हो, जीन के बेस पर अगर सिमिलरिटी है तो उसको जीनोटिपिक सिमिलरिटी कहते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि जीनोटिपिक सिमिलरिटी समान न होने के बावजूद भी फिनोटिपिक सिमिलरिटी कभी कभी मोरओवर सिमिलर दिखाई पड़ जाती है, समान हो जाती है। जीन डिफरेंट है लेकिन ऊपर से देखने में एक समानता नजर आ रही है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की सिमिलरिटी को हम कैसा कहेंगे? इस प्रकार की सिमिलरिटी क्या कहलाती है? केवल सिमिलर कहलाएगी। लेकिन ऐसी सिमिलरिटी जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों हो, तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक जो सिमिलरिटी होती है, ये दोनों सिमिलरिटी हमको क्लोन में दिखाई पड़ती है। क्लोन में दिखाई पड़ती है जो जीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा बनते हैं। उनमें क्या होती है, हम में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक जीन के आधार पर और बाहरी संरचना के आधार पर दोनों प्रकार की समानता देखने को मिलती है। ऐसे संतानों को हम क्लोन कहते हैं। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ये जो क्लोन होते हैं ना, ये क्लोन जब बर्थ लेते हैं उस समय आइडेंटिकल होते हैं। तो इसके लिए कौन सा शब्द होता है? ऐसे संतानें जो एक दूसरे को फिनोटिपिक और जीनोटिपिक एकदम सिमिलर हो, उनको आइडेंटिकल वर्ड यूज किया जाता है। आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल सिमिलर होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? क्लोन। और यहां ध्यान रखिएगा, क्लोन भी लाइफ लॉन्ग सिमिलर नहीं बने रहते। मान लीजिए एक ही माँ बाप के दो संतानें पैदा हुई, अगर वो जीनोटिपिक सिमिलर हैं तो वो फिनोटिपिक भी सिमिलर होंगे। ऐसी संतानें एक दूसरे की क्या कहलाती हैं? श्यामज, यानी एकदम संतानें समान होंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर क्लोन क्या होता है, क्लोन की सिमिलरिटी उसके पेरेंट्स से दिखाई जाती है। कोई ऐसा प्रोजेनी, कोई ऐसी संतान जो अपने पेरेंट के एकदम एग्जैक्ट जेनेटिक और फिनोटाइप में सिमिलर है, उसको क्लोन कहेंगे। ठीक है। और ये क्लोन भी समय के रहते, शुरू में तो सिमिलरिटी होती है लेकिन बाद में इन्वायरमेंटल इफेक्ट से क्या होता है, उनमें वेरिएशन आ ही जाता है। बहुत दिन तक सिमिलरिटी ये एक जैसी नहीं होती है। क्लोन भी जन्म के कुछ समय तक ही एक सिमिलर होते हैं, बाद में उसमें वेरिएशन आता है और वो सिमिलर नहीं रह जाते, आइडेंटिकल नहीं रह जाते, फिनोटिपिक डिफरेंसेस आ जाते हैं, जबकि जीनोटिपिक डिफरेंसेस सिमिलर हो जाते रहते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा वेरिएशन, ऐसी सिमिलरिटी जो क्या होता है, जीनोटिपिक तो डिसिमिलर है लेकिन फिनोटिपिक सिमिलर है, तो इस प्रकार की सिमिलरिटी को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की सिमिलरिटी को हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग। क्या वर्ड यूज होते हैं? ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है। अब देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा कि ऑफस्प्रिंग्स जैसे ए हुआ बी, ये दोनों, अगर ये दोनों ऑफस्प्रिंग्स, ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, यानी जेनेटिकली और फिजियोलॉजिकली क्या है, मॉर्फोलॉजिकली एकदम एक दूसरे के समान हैं, तो ऐसे दोनों ऑफस्प्रिंग्स को हम ट्विन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विन्स कहते हैं। तो ट्विन्स और क्लोन में डिफरेंस जान लीजिएगा। क्लोन की सिमिलरिटी उसके पेरेंट्स से कराई जाती है और ट्विन्स की सिमिलरिटी दोनों जो न्यू बॉर्न होते हैं उसमें उसकी सिमिलरिटी को देखा जाता है। ठीक है। अब आई बात इटसेल्फ। इटसेल्फ मीन्स, यहाँ इटसेल्फ वर्ड उस पार्टी, इस रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले पेरेंट्स के लिए आया है। तो इटसेल्फ क्या हो सकता है? इटसेल्फ यूनिपेरेंट या बाई पेरेंट हो सकते हैं। तो यहां पर इटसेल्फ वर्ड रिफर्स टू पेरेंट्स जो कि रिप्रोडक्शन में भाग ले रहे हैं। ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, बेटा जरा देखो तो समय देखो कितना हुआ, इसके बाद हम लोग फिर देखें कि आगे लेक्चर को आगे बढ़ाएं। 34। ओके, थैंक यू। हाँ बेटा, अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं, अब जरा इसको हम समझ लेंगे तो बेहतर रहेगा। अब भाई यार, अब हम लोग आगे फोकस करें। डिफिनेशन तो कंप्लीट हो गया कि रिप्रोडक्शन क्या है। अब देखिए रिप्रोडक्शन क्यों होता है, व्हाई। इसके पहले हम लोग देखें कि रिप्रोडक्शन इज ऐसा प्रोसेस जिसमें 25% ऑफ बॉडी एनर्जी इज कंज्यूम्ड, so much high energy consuming process, then why individuals participate in reproduction? तो बड़ा सिंपल सा आंसर एनसीईआरटी ने दिया है। इस वाई का आंसर है टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर। क्या वर्ड है?
to maintain its existence in nature, to maintain its existence exists existence in nature. नेचर में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हर जीव हाई कंज्यूमिंग एनर्जी होने के बाद भी, हाई कंज्यूमिंग एनर्जी प्रोसेस होने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. सिंपल आंसर. अब बात आई व्हेन. कोई भी जीव रिप्रोडक्शन में कब पार्टिसिपेट करता है? क्या उसका भी कोई समय अवधि है? यस. दो ही कंडीशन होती है, फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन. किसी भी लाइफ के लिए, किसी भी जीव के लिए दो प्रकार की एनवायरनमेंट होते हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल और अनफेवरेबल. अब प्रश्न है, तो फेवरेबल और अनफेवरेबल में किस किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा? बेटा ध्यान रखना, कोई भी जीव हमेशा फेवरेबल कंडीशन में हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. अच्छा, मान लीजिए उस जीव में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम ही डेवलप नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, तो क्या करेगा? अरे बाबा, जब फेवरेबल कंडीशन एसेक्सुअल का फेवरेबल कंडीशन नहीं है, एसेक्सुअल का सिस्टम उस किसी जीव में डेवलप नहीं, जैसे हम लोगों में, हम लोग कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे? तो हम लोग फेवरेबल कंडीशन में भी सेक्सुअल ही करेंगे और अनफेवरेबल में भी सेक्सुअल ही करेंगे. ठीक है. इसके अलावा जो दूसरे लिविंग्स होते हैं जिनमें दोनों ऑप्शन होता है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ऐसे जीव जनरली फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि ये लेस एनर्जी कंज्यूमिंग होती है और साथ ही साथ इसके द्वारा जो प्रोजनी बनते हैं, जो इसके डॉटर सेल्स बनते हैं, जो प्रोजनी संतानें बनती हैं, वो अपने पेरेंट की क्लोन होती हैं. और ये जो क्लोन होती हैं, ठीक है, लेकिन उससे नुकसान भी है. क्लोन में क्या होता है, उसके पेरेंट का 100% जीन ट्रांसफर होता है, इसलिए किसी पेरेंट में जो वीकनेस होगा उसके संतानों में भी बना रह जाएगा. इसलिए फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो संतानें बनेगी वो इवोल्यूशन के प्रोसेस में सपोर्टिंग नहीं होती हैं. ठीक. जबकि अनफेवरेबल कंडीशन में लिविंग्स हमेशा क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अडॉप्ट करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अडॉप्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं और दोनों पेरेंट्स जब गैमेटोजेनेसिस द्वारा जब इसमें फ्यूजन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, तो फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन के समय मोर ओवर इन्वायरमेंट के द्वारा उसमें जो क्रॉसिंग ओवर होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें के जीन में डिफरेंस, वेरिएशन जनरेट होने के, म्यूटेशंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो लिविंग्स क्या करते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसीलिए करते हैं कि हो सकता है कि अगर इस कंडीशन में हम करेंगे तो हम जो अनफेवरेबल कंडीशन को हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है हमारी संतानों में वो चेंजेस आ जाएं बाय जीन और वो इस अनफेवरेबल कंडीशन में जीने के लिए सुटेबल हो जाए, इस कंडीशन को अडॉप्ट कर ले. इसके पहले इसमें एक एग्जाम्पल भी है, इसको आप ऐसे नहीं समझेंगे. हुआ ये गर्म झरने में रहने वाला एक बैक्टीरिया होता है, थर्मस एक्वाटिकस. ठीक है. ये थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया के बारे में हिस्ट्री क्या है? ये आर्की बैक्टीरिया था. ये आर्की बैक्टीरिया क्या हुआ, पहले कूल माना जाता है कि पहले ये कूल आइस वाटर में रहता था, यानी आइसी वाटर में, एकदम कूल वाटर में रहता था. लेकिन धीरे धीरे इसके नीचे जब ज्वालामुखी का हीटअप आया तो वहां का पानी उबलने लगा. तो उबलने की वजह से क्या हुआ, इस बैक्टीरिया के लिए वहां का जो सर्कमस्टांसेस था वो अनफेवरेबल हो गया. उस अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ कि मोर ओवर बैक्टीरिया मारे गए.
लेकिन उस अनफेवरेबल कंडीशन में जिस बैक्टीरिया ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस को अडॉप्ट किया तो 99 तो मारे गए, लेकिन 1% बैक्टीरिया सक्सेस हो गए कि जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उस बैक्टीरिया से जो न्यू डॉटर बैक्टीरिया बने उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जीने की कैपेबिलिटी उत्पन्न हो गई। आज वही थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया है जिसमें बनने वाले एंजाइम टेक पॉलीमरेज का उपयोग हम लोग पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करते हैं अपनी बायोटेक्नोलॉजी में के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से अनफेवरेबल कंडीशन का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोई भी जीव अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही क्यों अडॉप्ट करता है, उसका आंसर यही जो इसका एग्जांपल हमने आपको दिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि रिप्रोडक्शन होता कहाँ है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात है, जो एक्वेटिक लिविंग्स होते हैं जनरली एम्फीबियंस और ये फिशेस, इसमें क्या होता है सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी बॉडी से बाहर गैमेट फॉर्मेशन होगा। ये गैमेट मेल और फीमेल क्या करेंगे, वाटर में रिलीज कर देंगे, वहीं पे जाएंगे उनका फर्टिलाइजेशन होगा, वहीं पे उनका डेवलपमेंट होगा और वहीं क्या होते हैं न्यू लिविंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल हैं, टेरेस्ट्रियल लिविंग्स में क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो इंटरनल होता है। इंटरनल माने इंटरनल मीन्स सारी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है बॉडी के अंदर ही होती है। अब प्रश्न हुआ अगला प्रश्न, हाउ रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो हाउ का आंसर हुआ बाय सेल डिवीजन, जो प्रोसेस में आपने आंसर देखा वही सेल डिवीजन के द्वारा, बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इसका आंसर है। तो सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन बेटा ध्यान रखना, आज से हजारों साल पहले वैज्ञानिकों में यह धारणा बैठ गई थी कि जो किसी भी पेरेंट्स के जो जीन होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उनके संतानों में कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो उन्होंने ये जान लिया था कि वो रिप्रोडक्शन का ही प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी पेरेंट्स के जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं उनके संतानों में इनहेरिट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सेल डिवीजन के द्वारा रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। और सेल डिवीजन भी किस प्रकार का, कहां से शुरू होता है, सेल डिवीजन की भी शुरुआत सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन से होती है। ध्यान रखिएगा, इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है सेल डिवीजन का वो होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, इसे आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो किसी भी सेल का डिवीजन की शुरुआत उसके सबसे बेसल मॉलिक्यूल डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या अगर वो रिट्रो लिविंग है, रिट्रोवायरस है, तो उसके आरएनए के रेप्लिकेशन से शुरू होती है। तो ये फंडा क्लियर हुआ। अब आई बात काइंड्स, रिप्रोडक्शन के काइंड्स क्या क्या हैं। हाँ बेटा यहां भी ध्यान रखिए, इसके बाद हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो काइंड्स में क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से ध्यान से सुनिए दो ही प्रकार का होता है। एक होता है कौन, एसेक्सुअल, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान रखिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट में होने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कोई अलग से रिप्रोडक्शन नहीं है, इस बात को अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। प्लांट में होने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक, और एनिमल तथा प्लांट दोनों में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो ही प्रकार हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप 1 मिनट का समय दें तो हम आपको यहीं पे कुछ इसके कैरेक्टर बता दें।
क्योंकि अगला स्टेप क्या है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस को एस्टेब्लिश करना। तो ध्यान रखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें अगर हमको डिफरेंस एस्टेब्लिश करना हुआ तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आप मान के चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेरेंट के आधार पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यूनिपेरेंटल होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है। ठीक है, बाई पेरेंटल होता है। दूसरी चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन, एंड गैमेट फ्यूजन एब्सेंट होता है, यानी नहीं होता है। जबकि इसमें क्या होता है, दोनों होते हैं। ये क्या होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी गैमेट का फॉर्मेशन भी होता है और उसका फ्यूजन भी होता है। तीसरी चीज, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, यह अनफेवरेबल कंडीशन होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में याद कीजिएगा, सब नोट्स बनाते चलिएगा, इसीलिए लिख रहा हूं। चौथा कंडीशन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये क्या होता है, स्लो होता है, इसके कंपैरिजन में स्लो होता है। और ये क्या होता है, ये सॉरी ये फास्ट होता है, इसके कंपैरिजन ये फास्ट होता है। और ये क्या होता है, ये स्लो प्रोसेस होती है। पांचवी कंडीशन, इससे जो संतानें बनती हैं उसको क्लोन कहते हैं। क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। यहां की चीजें उठा देते हैं। इसके द्वारा जो संतानें बनती है उसको क्लोन कहते हैं, और इसके द्वारा जो संतानें बनती है उसको ऑफस्प्रिंग बोला जाता है। ऑफस्प्रिंग बोला जाता है। एक कैरेक्टर और लिख लीजिए, है तो बहुत ज्यादा। लास्ट कैरेक्टर क्या है, ये इवोल्यूशन में सपोर्टिंग नहीं है, डू नॉट सपोर्ट इन इवोल्यूशन, डोंट सपोर्ट इन इवोल्यूशन। ये क्या होता है, ये इवोल्यूशन में सपोर्टिंग होता है, सपोर्ट्स इन इवोल्यूशन। ठीक है, तो इतने सारे डिफरेंस के साथ साथ एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होते हैं बेटा, इतनी सारी चीज जानने के बाद आज हम लोग आज के दिन की शुभता की यहीं तक शुरुआत है। अब कल इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग सीधे आ जाएंगे अपने उस यूपी बोर्ड द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड रिलेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए, जहां जरूरत हो उसको लिख भी लीजिए। विश यू गुड लक। हम लोग फिर 1 अप्रैल को मिलते हैं क्लास में। थैंक यू, बाय।